आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बगैर आप जो आपका जो एरोमेटिसिटी है उसको नहीं समझ पाओगे। तो कॉन्जुगेशन है बेंजीन रिंग में, ये भी आ गया समझ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आ गया समझ। प्लेनर है, sp2 है तो हाँ है। और ये क्लोज भी है, तो पूरा मिला के एरोमेटिक है। इतना ही नहीं, इतना से काम नहीं बनेगा। एक और चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द एरोमेटिसिटी रूल, odd pair of electrons should be present. Okay? देखो odd pair of electron pair, देखो ये pair of electron, ये pair of electron, ये pair of electron. You have to just count the pi electron system. Okay? तो ये जो आपका सिस्टम है इसमें पाई बॉन्ड 3 है। मतलब क्या कि 3 ऑड है, 3 इज अ ऑड नंबर, यू नो। तो 3 आपका पेयर होने की वजह से बेंजीन रिंग एट लास्ट कंसिडर्ड एज टू बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक ही है बेंजीन रिंग। बेंजीन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बट स्टिल all the molecules are not aromatic. Okay, benzene ring is one of the type of aromatic, but all aromatic compounds are not benzene ring. Okay, तो benzene ring हमारा एक aromatic compound है। और आई होप आपको ये समझ के अच्छा लगा कि aromatic को हम ऐसे नहीं बोलते थे चलो aromatic है, नहीं। aromatic को साइंटिस्ट ने अच्छे से रिसर्च वगैरह किया, और इतने काफ़ी नहीं है, ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था। और भी होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने का तरीका। एरोमेटिक अगर नहीं है तो क्या होगा, एंटी होगा या नॉन होगा, ये भी अलग सा एक टॉपिक बनता है इन हायर क्लासेस वी विल रीड। बट अभी जो हमारे लिए काम का आने वाला है कि एरोमेटिक कैसे हट जाती है ना। अगर ये सब नहीं होगा मतलब एरोमेटिक नहीं है ना, इतना समझ लो अभी। तो अगर एरोमेटिक नहीं होगा तो एरोमेटिक ही चाहिए हमें। तो वो सब के लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको समझना पड़ता कि एरोमेटिक क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म समझाना स्टार्ट कर देती, इसको बंद कर देती, नहीं तो ये सुन जाएगा। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म समझाना स्टार्ट कर दी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी खो गई, एरोमेटिसिटी आ गई, आप लोग लगे क्या होगा, एरोमेटिसिटी खो गई आ रही है ये बोल रहे हैं। एरोमेटिसिटी मतलब क्या है? तो एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ odd pair of pi electrons, yes, and sp2 hybridization should be present, okay, and the cycle should be on loop, conjugation should be present, okay। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिर्फ पाई सिग्मा ऐसे दिखाया है, पर हो सकता है डबल बॉन्ड सिग्मा ऐसे हो, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा पाई ऐसे हो। तो वो डिपेंड करता है कि रेजोनेंस के टाइम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होंगे, है ना। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अभी आपको थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ से आ गए। देखो, ये सब हम पढ़ ही रहे हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको रेजोनेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी है। मतलब क्या है कि जब बेंजीन रिंग रेजोनेंस करेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन अवर केमिकल वे। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उसको एरोमेटिक बोलने का क्या फायदा? क्योंकि उससे हमारे जो बेंजीन रिंग है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्शन के टाइम। अब देखो, रिएक्शन के टाइम रेजोनेंस आपको कुछ न्यू प्रोडक्ट तो नहीं देगा, पर हाँ रेजोनेंस के थ्रू हम स्टेबिलिटी को बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे प्रोडक्ट न्यू इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। यू शुड नो। तो यहाँ पर जो आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस करते करते बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी दे सकता है, और साथ साथ ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, इसीलिए आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बना, और एक एरोमेटिक कंपाउंड को क्यों हम लेते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड इटसेल्फ इज स्टेबल, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस मतलब वो रेजोनेंस पे आपको शो करेगा। रेजोनेंस इज वन ऑफ द वे टू शो दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ओके, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी इन दैट पर्टिकुलर वे। तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते देखते हमको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ सकती है जब हम किसी अदर ग्रुप को सब्सटीट्यूट करें या ऐड करें या एलिमिनेट करें, कुछ भी करें। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए, और रेजोनेंस हम करेंगे तो इंटरनली देखेंगे हम इंटरनली, पर जो न्यू प्रोडक्ट आएगा वो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी देखते देखते ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप रेजोनेंस किए और जहाँ जहाँ आपको प्लस माइनस दिख गया आप वही ऐड कर दिए मॉलिक्यूल को, नहीं, ऐसे नहीं करना है।
रेजोनेंस सिर्फ आपको क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी, क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी, और उसी स्टेबिलिटी को हम ऑब्जर्व करते 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 अपना प्रोडक्ट को मतलब रिस्क ले पाते हैं कि हाँ एक न्यू मॉलिक्यूल इसमें ऐड होने लायक है ये, है ना। जैसे मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी यू हैव टू गिव द मेडिसिन, ओके। हम कुछ भी मेडिसिन उठा के नहीं दे सकते उसको खिलाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी जैसे होगी, उसकी बॉडी की जितनी इम्यूनिटी होगी, पावर होगी, वो उतना ही क्या कर पाएगा, वो ऑब्जर्व कर पाएगा, है ना। तो अगर बेंजीन रिंग का स्टेबिलिटी कम होता तो फिर हम उसको रिएक्शन करवाने का रिस्क ले ही नहीं पाते। बेंजीन रिंग एक स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी में क्या होगा कि जब वो रेजोनेंस करेगा, मतलब रेजोनेंस हम कर करके देखेंगे, और अभी रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमको ये सब प्रूफ मिल ही गया है कि वो एक अच्छा स्टेबल कंपाउंड बन सकता है। मतलब रेजोनेंस एक स्टडी है जहाँ से हम डिस्टेबलाइजेशन समझ सकते हैं, और ये हम बार बार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब भी मैकेनिज्म करोगे तो आपको बार बार रेजोनेंस कर करके दिखाना पड़ेगा, नहीं नहीं। रेजोनेंस सिर्फ एक समझने का तरीका है, एक मेंटली एक बोल सकते विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन है कि आप समझ पाओ कि रेजोनेंस करा होगा इंटरनली और तभी इसका स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हुआ होगा, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैकेनिज्म में रेजोनेंस को बार बार दिखाना, नहीं नहीं। मैकेनिज्म में हमको वही सब चीज़ बस दिखाना है जो जो चीज़ ऐड हो रहा है, निकल रहा है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट्स इट। और उसका ग्राफ वगैरह छोटा छोटा जो आपको ये बताएगा कि कैसे आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, कैसे आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, वो सब जो आप केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको और समझ आएगा। पर जो आपका मैकेनिज्म है वो सिर्फ आपको इतना बताएगा कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा, क्या क्या ऐड करने के टाइम पहुंचा, कौन सा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप था, कौन सा स्लो स्टेप था, वो सब बताएगा, दैट्स इट। उसके अंदर रेजोनेंस वगैरह अपने दिमाग के अंदर रखना है कि रेजोनेंस करते करते ही आपका स्टेबिलिटी आया होगा। और रेजोनेंस तो हम हर किसी मॉलिक्यूल में कर सकते हैं जहाँ भी कंजुगेशन होगा, पर रेजोनेंस कौन कौन से कंजुगेटिव सिस्टम में होगा और स्टेबल बनाएगा उसको, वो हम किससे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स, ओके। और ये पॉइंट आपको ये बता रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग रेजोनेंस टाइम, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और रेजोनेंस कब किया जाता है, और मैकेनिज्म में रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बिल्कुल बाई हार्ट होना चाहिए, दिमाग में बाई हार्ट, हार्ट में दिमाग नहीं, ओके। सो आपको क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल बाई हार्ट होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, ये तो बहुत बेसिक सा क्लियर हुआ। अब बेसिक भी नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का हम पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने से पहले आपको कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए दिमाग में, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक इन डीप, ओके। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए। अब हम समझेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं फटाफट आपको कर करके समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, और लिखते रहिए, विदाउट राइटिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। सो लिखिए, इसके बाद मैं इसको मिटा के समझाऊंगी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स। जो आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होता है, इसका टाइप्स आपने पढ़ा होगा, SN1 एंड SN2, राइट। SN1 SN2 पढ़ा होगा, बहुत स्टूडेंट्स ने SNI भी पढ़ा होगा, ओके। तो वो हमारे टॉपिक में नहीं है अभी सिर्फ आपको ये मैं थोड़ा सा बेसिक के लिए समझा रही हूँ कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर SN1 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिकुलर एंड SN2 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बाईमोलिकुलर। मतलब एक में मॉलिकुलरिटी 1 है, एक में मॉलिकुलरिटी 2 है, ठीक है। मतलब एक टाइम में एक मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करे तो SN1, अगर एक टाइम में 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करें साइमल्टेनियसली तो फिर 2 मॉलिकुलरिटी होती है। तो इतना आपने पढ़ा होगा from your elementary classes. If you are in higher classes, then from elementary classes you have already studied. But अगर आप न्यू पढ़ रहे हैं तो SN1 SN2 आपके लिए बेसिक है। तो ये SN1 SN2 बस हमारे पास ये समझा रहा था कि रिएक्शन होने की स्पीड कितनी है और कितने टाइम में रिएक्शन हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, दैट्स इट। पर जो आज हम पढ़ेंगे विच इज अवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है? देखो, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास लाइक दैट, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके कोई एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट होगा मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा पहले से, है ना? अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब जगह को अदल बदल कर लेगा। तो तब हमारे पास मान लो कि न्यूक्लियोफाइल नंबर न्यू न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल समझ लो जो पहले से अटैच था विद द एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या होगा जब हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, मीन्स आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन क्या होगा कि जो न्यू वाला न्यूक्लियोफाइल है वो चला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। आ रहा है समझ? और हमारे पास जो बाहर बचेगा, ठीक है, जो हमारे पास बाहर बचेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐड हो रहा है, और ये देखो ये इसके अंदर जा रहा है और ये पहले से अटैच है। जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ न्यू वाला न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल के बदले एक और न्यूक्लियोफाइल क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, अपनी जगह को एक्सचेंज किया, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन पॉइंट। अब देखो इसमें ये बताया जाता है कि यू शुड नो अबाउट लीविंग ग्रुप, मतलब ये जो आपका ओल्ड वाला न्यूक्लियोफाइल है इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसने अपना जगह को चेंज कर दिया। अगर आप किसी जगह में स्टेबल हो तो आप क्या चाहोगे? उस जगह से हट जाओ? नहीं, आपको अगर स्टेबिलिटी मिल गई तो आप कभी भी उस जगह से हटना नहीं चाहोगे। पर क्या होता है, कभी कभार हमारे पास ऐसे रिएक्शंस भी होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड्स बोलना चाहिए मुझे, जहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले से दिखता तो है स्टेबल, पर वो रिएक्शन के टाइम सोचता है कि बाहर निकलने में ज़्यादा अच्छा ही है। तो क्या होता है कि जो ओल्ड वाला न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ओल्ड वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने जगह को चेंज करके न्यू वाले न्यूक्लियोफाइल को आने में मदद कर देता है। मतलब क्या है, जो ओल्ड वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे काम कर रहा है? एज अ गुड लिविंग ग्रुप। कैसे काम कर रहा है? एज अ गुड लिविंग ग्रुप। वो जाने में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। मतलब गुड लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। आया समझ? तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं तो हमारे पास फर्दर कितने टाइप्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपका ये क्या लिखा है, जो आपका अच्छा कि आपका क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये आपका यूनिमोलिकुलर वाला है रिएक्शंस, और ये आपका बाई मॉलिक्यूलर है। इसमें दो है, इसमें एक है इसलिए यूनि, इसमें दो है इसलिए बाई मॉलिक्यूलर। ओके, अब देखो, अब ये जो SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा, जहाँ पर SN2 में आपको कैसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं? रिटेंशन, और आपको कैसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमिक मिक्सचर, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे SN2 SN1 में। बैक साइड, फ्रंट साइड अटैक, कुछ याद आ रहा होगा। तो ये सब हाइड्रोकार्बन्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मीन्स सिंगल चेन कार्बन में देखने को मिलेंगे। पर ये जो भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना, उसमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल होगा। ओके, SN2 मैकेनिज्म फेवरेबल होगा, इसमें SNAR में, मतलब इन फ्यूचर जो आपका SNAR है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन, वहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ये जो SNAR है, SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसमें मतलब पर्टिकुलर कौन सा रिएजेंट कौन से टाइम में दिया जा रहा है, ओके, और रिएक्शन कितने टेम्परेचर में दिया जा रहा है वो भी डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगी, एक एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा।
देखो SNAR मतलब एक फर्स्ट आपका कैसे होता है, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ऐसा रिएजेंट ले लिए जहाँ पर आपको फर्स्ट वाला दिख गया, फर्स्ट वाला कैसे हो सकता है, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका होता है SNAE, एक होता है आपका SNEA। ठीक है, SNEA कुछ नहीं है, इसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट वाला सिर्फ आपका न्यूक्लियोफिलिक ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला रिएक्शन है। ठीक है, SNAE, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल को जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें हमको वीक बेस नहीं लेना है, KOH वगैरह नहीं लेना है, वही इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और SNEA में क्या होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का आपको थोड़ा सा फील मिलेगा। और इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे डाउस प्रोसेस वगैरह, वो सब आप पढ़ोगे जब हम बेंजाइन मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझ के रखो कि दो प्रकार का होता है। आज का टॉपिक SNAE है। ओके, SNAE है, और SNAE को पढ़ने से पहले हमको हेलोजनेशन ऑन बेंजीन रिंग पढ़ना पड़ेगा। और हेलोजनेशन ऑन बेंजीन रिंग पढ़ने के बाद हमको थोड़ा सा नाइट्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और बस उतना पढ़ने के बाद हम SNAE आराम से पढ़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये जो SNAE है और SNEA है, इसमें डिफरेंस क्या है तो दोनों ही सेम लग रहे हैं, इसमें A पहले आ गया, इसमें बाद में आ गया है, और क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। एक में A पहले आ रहा है, एक में A बाद में जा रहा है, मतलब एक में एडिशन पहले हो रही है, एक में एलिमिनेशन बाद में हो रही है, और पहले बाद में एलिमिनेशन पहले हो रही है, एडिशन बाद में हो रही है। डिफरेंस हुआ ना। तो यहाँ पर A मतलब क्या है, एडिशन, E मतलब क्या है,